नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के नर्सिंग रिसर्च की यूनिट 8 कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव निम्न प्रकार हैं। हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि स्लाइड नंबर 5 पे है। सेकंड हम देखेंगे एक्सप्लेन क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, जो कि स्लाइड नंबर 8 पे है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिपोर्ट, जो कि स्लाइड नंबर 10 पे है। डिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट, जो कि स्लाइड नंबर 13 पे है। डिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर राइटिंग पॉपुलर रिपोर्ट, जो कि स्लाइड नंबर 18 पे है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ओरल रिपोर्ट, जो कि स्लाइड नंबर 24 पे है। नेक्स्ट वन एक्सप्लेन राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, स्लाइड नंबर 26 पे मिलेगा। एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट, स्लाइड नंबर 28 पे है। डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, जो कि स्लाइड नंबर 32 पे है। एक्सप्लेन स्टेप इन राइटिंग रिपोर्ट, स्लाइड नंबर 39 पे है। डिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, स्लाइड नंबर 50 पे सॉरी। एक्सप्लेन क्रिटिक्स ऑफ नर्सिंग स्टडी, जो कि स्लाइड नंबर 56 पे है। So let's start with introduction. Investigator who wants to communicate their integrated finding or inference to other researcher or general population can present these study either orally or in written form. Orally presentation, ideally at professional conference, can be a formal talk in front of an audience. The main advantage of oral presentation are that they can be done soon after completion. So जैसे कि आप सभी को पता है, investigator means the person who are conducting the study, the host of the research. जब इन्वेस्टिगेटर को अपना सारा इंटीग्रेटेड फाइंडिंग मीन्स जो भी उसका रिसर्च का रिजल्ट निकला है उसको या वो जर्नल पॉपुलेशन में कम्युनिकेट करना चाहे या फिर रिसर्च कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेट करना चाहे, तो इसके दो माध्यम से वो कम्युनिकेट कर सकता है। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। हम मौखिक प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये मुख्यतः जो है प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस पे होती है और एक फॉर्मल टॉक के रूप में हो सकती है किसी भी ऑडियंस के सामने। किसी भी ऑडियंस मीन्स द ऑडियंस रिलेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च। इसका मेन फायदा यह है कि ओरल प्रेजेंटेशन जो है ना, हम स्टडी के खत्म होते ही तुरंत कर सकते हैं, एज सुन एज कंप्लीशन ऑफ आवर स्टडी। नेक्स्ट ओरल प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ डायलॉग अमंग इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट, written report in addition to thesis or dissertation can be communicated with the help of journal. It also can be outlet on the internet. The main advantage of thesis is that it is easy to access thesis article worldwide. जैसा कि oral presentation में हमने बताया कि as soon as completion of study we can communicate our findings. Second one जो इसका benefit है, ये आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स जो ऑडियंस में मौजूद हैं उनसे तुरंत ले सकते हैं ओरल रिपोर्ट में। रिटन रिपोर्ट की बात करें तो रिटन रिपोर्ट हम डिसर्टेशन और थीसिस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम जर्नल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इसको इंटरनेट पे थ्रू आउट वर्ल्ड में हम इसको रिलीज कर सकते हैं। तो इसका एक मेन फायदा यह है कि जो रिटन रिपोर्ट थीसिस जिसको अपन कहते हैं वो एक
ऐसा प्रैक्टिकल और परमानेंट रिकॉर्ड है जिसको हम वर्ल्ड वाइड असेस कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग. सो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, it must be understandable by the consumer and the reader. Second, should consider the audience and their need. Next, should be planned that how best to coordinate the actual task of preparing the manuscript. Division of labor, authorship must be addressed or study has been completed by team. Next, deciding on content of presentation before presenting the report. Next, assemble material needed to being a draft. Finally, there should be outline and timeline. And last one, it need to be communicate effectively. So these all are the criteria. इसमें फर्स्ट जो मेन फोकस किया गया है वो ये है कि आपके पास जो भी आपने कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च का मैटर तैयार किया है वो इजीली समझ में आना चाहिए जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है या जो भी उसको पढ़ रहा है. एक नज़र में आपकी रिसर्च जो है वो आपके रीडर को समझ में आनी चाहिए. सेकंड वन, व्हाट आर द थिंग यू आर गोइंग टू बी कम्युनिकेट शुड कंसिडर देयर ऑडियंस एंड इट ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर नीड. जो भी आपकी ऑडियंस होनी चाहिए और वो ऑडियंस की नीड को फुलफिल करने वाली आपकी रिसर्च होनी चाहिए. शुड बी प्लान दैट हाउ बेस्ट टू कोऑर्डिनेट द एक्चुअल टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट. हमें पहले से ये प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं कैसे इस चीज को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता हूं और मेरी सही बात जो है वो ऑडियंस तक पहुंचे. तो इसके लिए हम एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं. और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है कि एक ऐसा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो हम आज ऑडियंस के सामने रखने वाले हैं. एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो जब आप एक होटल में विजिट करते हो तो उस होटल के मेन्यू स्क्रिप्ट से ही आपको ये पता लगता है कि इस होटल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो इसी प्रकार आपको मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसके माध्यम से आप पॉपुलेशन को ये मैसेज पहले से पहुंचवा दो कि हम आज किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. नेक्स्ट हम देखें तो जिस किसी ने भी आपकी रिसर्च को प्रिपेयर करने के लिए मेहनत करी है या किसी तरह का योगदान दिया है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, उन सभी का आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग ऑन कंटेंट. क्या कंटेंट हम आज प्रेजेंट करेंगे, किस कंटेंट को ऐड करने से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होगा. तो ये सारी चीजें हमें पहले ही तय करनी पड़ती है कि हम आज क्या प्रेजेंट करेंगे हमारी रिपोर्ट में. नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन से पहले हम वो सारे डाटा और सारे एसेंशियल एलिमेंट जो आज प्रेजेंटेशन के दौरान काम में आने वाले हैं उनका एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं. और इन सब के बाद अगर मैं बात कहूँ तो चाहे वो ड्राफ्ट में से हो या प्रेजेंटेशन से हो, आपके लिए एक आउटलाइन होनी चाहिए. उस आउटलाइन के बाहर आपको नहीं जाना. एक दायरा तय करना है जिस दायरे की रूपरेखा में आपको बात करनी है और अपना फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करना है. और इन सब दायरों के साथ में आपकी एक टाइम लिमिट होती है. एक टाइम लिमिट होती है जिस टाइम लिमिट में आपको ये सारी चीजें इफेक्टिव मैनर के अंदर कम्युनिकेट करनी है. सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिपोर्ट. सो बेसिकली रिपोर्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन टेक्निकल रिपोर्ट, सेकंड वन पॉपुलर रिपोर्ट एंड थर्ड वन ओरल रिपोर्ट. सो द टेक्निकल रिपोर्ट, पहले हम बात करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट की.
Technical report is used whenever a full written report of study is required for record keeping or for public dissemination. Here the word public dissemination means to spread something into the general population. To spread something in the general population. That's the word dissemination. So टेक्निकल रिपोर्ट वो चीज है जो हमें एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और जनरल पॉपुलेशन में एक इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदान करनी है. इन दिस टेक्निकल रिपोर्ट दिस इज मेन एम्फोसिस इज ऑन फर्स्ट वन द मेथड एम्प्लॉयड. व्हाट आर द मेथड यूज्ड ड्यूरिंग योर रिसर्च. सेकंड वन assumption made in the course of a study. Here the assumption means what are the hypotheses you made in your the research study. Hypothesis H1 H null ये सभी. नेक्स्ट द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इंक्लूडिंग देयर लिमिटेशन. तीसरा ये एम्फोसिस करती है आपके प्रेजेंटेशन और फाइंडिंग्स पे विद देयर लिमिटेशन. आपकी स्टडी कहां तक लिमिटेड है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट गाइडलाइन फॉर राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट. क्या क्या गाइडलाइन होती है एक टेक्निकल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए. सो सबसे पहले होता है समरी ऑफ द रिजल्ट. टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर हमें हमारे रिजल्ट को समराइज्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है. जस्ट 2 या 3 पेजेस के अंदर 2 या 3 पेजेस के अंदर हम सारी टेक्निकल रिपोर्ट को समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो इजीली रीडेबल हो किसी भी रीडर के द्वारा या कंज्यूमर के द्वारा. Second one, nature of the study. Description of the general objective of the study, formulation of the problem in operational term, the working hypothesis, the type of analysis and data required. Next हम बात करें nature of the study means we have to describe our general objective. What are the general objective we are taken in our study. Second one, formulation of problem in operational term. Here the formulation of problem in operational term means the operational word of the problem statement should be described in the brief. Next one, the working hypothesis. What are all the working hypothesis and what are the not working hypothesis of the study, and the type of analysis. What type of analysis method you are using during your data collection. Next one, analysis of data and presentation of findings. The analysis of data and presentation of finding of the study with supporting data in the form of table, chart be fully narrated. Means जब भी हम एनालिसिस करेंगे अपने डाटा प्रेजेंटेशन को तो इसका मेन जो फॉर्मूला है वो ये है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को डाटा प्रेजेंटेशन को हमेशा टेबल और चार्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं. टेबल और चार्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करने का जो एक मेन कारण है वो ये है कि टेबुलेटेड फॉर्म इजीली रीडेबल होती है और वो किसी भी तरह की बोरियत या एक्स्ट्रा लेबर को इंड्यूस नहीं करती है रीडर के माध्यम से देखा जाए तो. और टेबुलेटेड फॉर्म जो है इजीली एडमायर होती है, हम इजीली उसको समझ सकते हैं, हम चाहे वो टेबल फॉर्म में या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ उसको चार्ट पे एक्सप्लेन करें, लेकिन वो सारी जो है नरेटेड होनी चाहिए, फुली नरेटेड होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, कंक्लूजन. ए डिटेल समरी ऑफ फाइंडिंग एंड द पॉलिसी इम्प्लीकेशन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट बी एक्सप्लेन. लास्ट में आपको अपना समराइज्ड कंक्लूजन जो है वो स्टडी का आपको एक्सप्लेन करना है टेक्निकल रिपोर्ट में. नेक्स्ट वन, द बिब्लियोग्राफी. ये बिब्लियोग्राफी ऑफ वेरियस सोर्सेज कंसल्टेड बी प्रिपेयर्ड एंड अटैच. हमने कहाँ से हमारे जो डाटा कलेक्शन मेथड है, हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ से गैदर्ड किया है, उस सभी का एक विस्तृत रूप में बिब्लियोग्राफी के अंदर आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी है. नेक्स्ट वन होता है टेक्निकल अपेंडिक्स. अपेंडिक्स बी गिवन फॉर ऑल टेक्निकल मैटर्स रिजल्टिंग टू क्वेश्चनरी, mathematical derivation, elaboration on particular technical of analysis and the like ones. Technical appendix में हम मुख्यतः उन सारे derivation, mathematical term, technical jargon और जो ऐसे टिपिकल शब्द हम हमारी रिसर्च के अंदर यूज करते हैं उन सभी का एक एलोबरेटेड उसका एक्सप्लेनेशन
फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं टेक्निकल अपेंडिक्स में। टेक्निकल अपेंडिक्स का जो मेन यूज है वो ये है कि जब भी कभी रीडर उस पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड को नहीं समझ पाता तो वो यहाँ से रेफर कर सकता है कि यहाँ पे इस स्टडी के अंदर उस टेक्निकल वर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, इंडेक्स। इंडेक्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन इनवेरिएबली इन द रिपोर्ट एट द एंड। जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको आपको इंडेक्स के अंदर लिखना है, और इंडेक्स हमेशा सबसे पहले होता है लेकिन सबसे आखिरी में प्रिपेयर किया जाता है जब आपने अपनी पूरी रिसर्च को जो है एक फॉर्मेट में डाल दी है, उसके बाद में आपको इंडेक्स लास्ट में जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। सो नेक्स्ट अबाउट the second type of report, that is popular report. So let's discuss about guideline for writing popular report, or what the mean of popular report. It is used, popular report is used if the researcher result have policy of implication. जब आपको implication के लिए आपको कोई पॉलिसी प्रिपेयर करनी है, या आपकी फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग का मेन कारण क्या हो कि आप उसको जर्नल कम्युनिटी के अंदर कैसे इम्प्लीकेट करवा पाएं, उसे हम जनरली पॉपुलर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। सो द डेफिनेशन और द मीन ऑफ पॉपुलर रिपोर्ट, द पॉपुलर रिपोर्ट इज द वन व्हिच गिव एम्फेसिस ऑन सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। हियर द सिंप्लिफिकेशन इज sought through clear writing and liberal use of chart and diagram, attractive layout with large print, miss subheading, cartoon are the characteristics of popular report. Beside this, emphasis is given on the practical aspect and policy implication. So the popular report क्या है कि popular report जो है एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हम मेनली दो चीजों पे एम्फेसिस या फोकस करते हैं। पहला है सिंप्लिसिटी और दूसरा है अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पे सिंप्लिसिटी से तात्पर्य है क्लियर राइटिंग से, सिंप्लिसिटी से तात्पर्य है क्लियर राइटिंग से, और अट्रैक्टिवनेस से तात्पर्य है वी आर यूजिंग सम ऑफ कार्टून्स, सम ऑफ हेडिंग, सम ऑफ सब हेडिंग, अदर लेआउट बाय विच वी कैन इजीली अट्रैक्ट द जनरल पॉपुलेशन ऑन अवर रिपोर्ट। इसके अलावा जो हमारा एम्फोसिस है, मेन ध्यान है, वो किस पे होना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी। सो नेक्स्ट, द फाइंडिंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। सेकेंड वन, द एम्फोसिस in the report is given on the finding of most practical interest and on the implication of these finding। हमारा अगला ध्यान जो है पॉपुलर रिपोर्ट में, वो सबसे प्रैक्टिकल माध्यम कौन सा होगा, किससे जो जनता है वो सबसे ज्यादा भावुक होगी, या हम कैसे उस पब्लिक को अपने दायरे में बांध सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। उस पार्ट को, उस प्रैक्टिकल पार्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से इम्प्लीकेट करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर में। और नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी एंड मेड इन दिस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। मीन्स जो ओवरऑल अपना कंक्लूजन है पॉपुलर रिपोर्ट का, कि हमने पॉपुलर रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करी है, वो यही होता है कि हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। एक उदाहरण मात्र से अगर मैं समझाऊं तो आज के दौर में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हैंड हाइजीन पे फोकस कर रही है इस कोरोना काल के अंदर। तो अगर इसके ऊपर अगर कोई पॉपुलर रिपोर्ट बनती है तो वी आर गोइंग टू डील विद ऑल द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैंड वॉशिंग, बट हम इसको एक कार्टून्स और हेडलाइन और सब हेडिंग के रूप में अगर जनरल पॉपुलेशन के अंदर डिस्क्राइब करते हैं या उसको रिलीज करते हैं तो उसका फायदा डबल होता है, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन उसको इजीली कैच कर पाती है। और वही हमारा मेन तात्पर्य है, वही हम रिकमेंड करना चाहते हैं कि हाँ, दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर एक्शन इन दिस पॉपुलर रिपोर्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। A journal review of how the problem arise is presented along with the specific objective of the project under study। So next one है कि ऑब्जेक्टिव तो आपको एक्सप्लेन करने हैं, साथ में ये भी रिवाइज्ड करना है
कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चूज करी है उसको कहां से उसका उजागर हुआ है, या ये प्रॉब्लम जो है वो कहां से आई है, इस चीज को भी आपको उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, द मेथड एम्प्लॉयड, अ ब्रीफ एंड नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड एंड टेक्निकल used including a short review of data on which the study is based is given in this part। हमें एक ब्रीफ माध्यम से एक शॉर्ट फॉर्म में नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जिसमें टेक्निकल जार्गन का यूज ना हो, इस मेथड से हमें हमारे मेथड जो यूज करे हैं डाटा कलेक्शन में स्टडी के अंदर, वो इस एस्पेक्ट से आपको ऐड करने हैं कि वो सारी जो है एक जनरल पॉपुलेशन में क्लियर हो जाए कि आपने कैसे ये स्टडी कंडक्ट करी है। नेक्स्ट वन, रिजल्ट, द सेक्शन कंस्टिट्यूट द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट वेयर इन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी presented in clear and not technical term with liberal use of all short illustration such as chart, diagram, etc. So जो रिजल्ट सेक्शन है वो मेन पार्ट है इस रिपोर्ट का, पॉपुलर रिपोर्ट का मेन पार्ट है, जिसके अंदर हम स्टडी को एक क्लियर वे में, एक सिंपल वे में हम उसे एक्सप्लेन करते हैं या पेश करते हैं, जिसके अंदर हम कभी भी कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन, द टेक्निकल अपेंडाइज, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन मेथड एंड फॉर्मेट यूज्ड इन द प्रेजेंटेड in the form of appendix, but the appendices are often not detailed if the report is entirely meant for general public. So टेक्निकल अपेंडिक्स में जैसे कि हमने बात की थी टेक्निकल रिपोर्ट में, यहाँ पर भी उसका मायना यही है कि आपने जो भी टिपिकल वर्ड अपनी रिपोर्ट के अंदर यूज करे हैं उसको यहाँ पे एलोबरेट करना है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलर रिपोर्ट में एक नई चीज हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि टेक्निकल का जो पॉपुलर का जो अपेंडाइस है वो कभी भी डिटेल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा जो मेन मुख्य भाग है कि हमने इस चीज को जनरल पब्लिक के ऊपर इम्प्लीकेट करना है। जब जनरल पब्लिक की बात करते हैं या जनरल पॉपुलेशन के लिए ये सारी रिपोर्ट हम बनाते हैं, उस केस के अंदर हम अपेंडाइज को भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लिखते हैं। जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है उसके बारे में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। Here the question is, popular report is mainly emphasis on, first one, A, simplicity and attractiveness, B, complex, C, attractiveness, D, puzzle. So the correct answer is the popular report is the one which give emphasis on simplicity and attractiveness. So A is the correct answer. इसको आप हमारी स्लाइड नंबर 19 पे जाके रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट, दैट इज ओरल रिपोर्ट। सो द ओरल रिपोर्ट और आल्सो कॉल्ड वर्बल रिपोर्ट, sometimes oral presentation of the result of the study is effective. This provide an opportunity for give and take decision, but the demerit is their lack of permanent record concerning to the research detail. To overcome this problem, a written report may be circulated before the oral presentation for references. Oral presentation is effective when it is supplemented by various visual devices like slides, chart, blackboard, etc. So it is usually done as seminar and group discussion. हम तीसरे टाइप की बात करते हैं जिसमें हम ओरल रिपोर्ट को देखते हैं। ओरल रिपोर्ट कई बार बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि ओरल रिपोर्ट के अंदर जैसे ही आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होती है, आपको एक चांस मिलता है कि आप अपनी ऑडियंस से अपनी इस रिसर्च के ऊपर जो है रिएक्शन ले सकें। तो एक नया दायरा आपके सामने पेश आता है
कि हाँ इस तरह से भी इस चीज को कंडक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली रिएक्शन आर द टाइप ऑफ क्रिटिक्स, रिएक्शन आर द टाइप ऑफ क्रिटिक्स और कमेंट विच इज मेड ऑन अ पीस ऑफ वर्क। सो इसीलिए ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो कभी कभी बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है और मटेरियल भी सेव होता है। बट इसका एक डीमेरिट है, और ये वो है कि इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो परमानेंट रिकॉर्ड ना होने की वजह से ओरल रिपोर्ट अभी भी बैकफुट पे है। सो इस चीज के ऊपर काम करने के लिए यह है कि ओरल रिपोर्ट प्रेजेंट करने से पहले आप रिटन रिपोर्ट या फिर कुछ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिपोर्ट किसी एक पेपर पे, हार्ड पेपर पे लिख के आपकी ऑडियंस में सर्कुलेट कर दें, ताकि उनके पास वो एक परमानेंट रिकॉर्ड भी रहे और आपके उस सर्कुलेशन से उनको ये पता लग जाए कि ओरल प्रेजेंटेशन के आज क्या क्या रेफरेंसेस हैं या हम किन किन बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। हम विजुअल डिवाइसेस की हेल्प से भी अपने ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसके अंदर हम पीपीटी का यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन के दौरान, जिससे हमारा जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। दो, writing the research report. First one, writing the research report is highlight of the research project. हमेशा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो क्या है कि ये सिर्फ हाईलाइट फॉर्म है, न कि पूरी रिसर्च है। हम कभी भी रिपोर्ट को कंप्लीट वे में नहीं लिखते हैं, हम रिपोर्ट हमेशा समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। जो मेन पार्ट होता है उसको हम सिर्फ मेंशन करते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट की अगर राइटिंग की बात करें तो दीज आर द हाईलाइट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। जो भी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका मेन पार्ट है जिसको आप पब्लिक के सामने हाईलाइट करना चाहते हो। द रिसर्च टास्क इज नॉट कंप्यूटेड अंटिल द रिपोर्ट हैज बीन रिटन। रिसर्च कभी भी जब तक रिटन फॉर्म में नहीं आती है हम उस रिसर्च को कंप्लीट नहीं मानते हैं। रिसर्च रिपोर्ट रिटन फॉर्म में आने के बाद ही हम उस रिपोर्ट को कंप्लीट मानते हैं। रिसर्च रिपोर्ट इज द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द रिसर्च रिपोर्ट, दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट वन, what are the characteristics? So let's discuss about characteristics of good research report. First one, conciseness. Lack of redundancy, conciseness save the reader time and force. Second one, clarity. Lucidity of expression. Clarity helps the reader to understand the point being made. Next one, honesty, freedom from fraud. Honesty is necessary to maintain the respect of reader and the integrity of the author. So पहला इसमें हम characteristics देखते हैं conciseness. Conciseness in the short form, in the brief form. What are the things we are going to be present should be in a brief form, because ये क्या करता है, रीडर का टाइम भी और उसका एफर्ट दोनों की बचत करता है। उसका जो मेन फोकस है उसको मेंटेन करता है, उसका इंटरेस्ट को मेंटेन करता है। अगर आप अपनी रिपोर्ट को क्या है कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं, ब्रीफ फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड वन, क्लियरिटी. क्लियरिटी हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. जो भी आपने पॉइंट बनाए हैं अगर उसको आप क्लियर वे में लिखते हैं तो वो आपकी बात को बिल्कुल उस रीडर तक सही सही मायने में पहुंचाएंगे। तो आपकी रिसर्च जो है वो हमेशा क्लियर वे में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हॉनेस्टी. आपने जो भी रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करी है उसको ऑनेस्टली प्रिपेयर करना है. अगर आप में उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड करते हैं या किसी भी तरह की नकल करते हैं, कहीं से आपने उस रिसर्च रिपोर्ट को कॉपी किया है तो ये सही नहीं है. ये आपकी इमेज रीडर की नज़रों में
गिरा देता है और ऑथर की जो इंटीग्रिटी है उसको भी हार्म पहुंचाता है। तो ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, कंप्लीटनेस। फुल डिटेल, फुल कंप्लीट रिपोर्ट हेल्प द रीडर टू एनेबलिंग और इवेल्युएटिंग द स्टडी। अगर आप कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं रीडर के सामने, तो रीडर उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से इवेल्युएट कर सकता है। लास्ट वन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, फ्री फ्रॉम एरर। आपकी जो भी रिपोर्ट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी इज नेसेसरी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर इन द आई ऑफ द रीडर। आपकी सही मायने में मूल्यांकन एक्यूरेसी के माध्यम से होगा किसी भी रीडर की नज़रों में, किसी एक ऑथर का। तो आपकी जो है रिपोर्ट वो एक्यूरेट होनी चाहिए हर मायने में। सो इसी के बेस्ड हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। ए, इनकम्प्लीट, बी, ऑनेस्ट, सी, dishonesty, D, unclear. So the correct answer is B, honesty. Honesty, freedom from fraud. Honesty is necessary to maintain the respect of reader and the integrity of author, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 29 पे जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस अबाउट गाइडलाइन फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। सो व्हाट आर द guideline for writing the research report. First one is develop your thinking. There is a high positive correlation between good thinking and effective writing. Research is not merely the accumulation, evaluation and assimilation of fact. It is a process of rebuilding fact into a meaningful whole. This demand patent, deep and alert thinking which alone result in clear writing of the report. सबसे पहली बात हम करें गाइडलाइन की, तो सबसे पहला आता है डेवलप ऑफ योर थिंकिंग। रिसर्च को कभी भी हम ये नहीं मानते हैं कि हमने कुछ इकट्ठा किया, कुछ जांच पड़ताल करी, ये तर्क वितर्क किया कि नहीं फैक्ट का, क्योंकि आप जितना गहरा सोचोगे आप उतना ही अच्छा लिख पाओगे। सो इसीलिए कहा गया है देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन गुड थिंकिंग एंड इफेक्टिव राइटिंग। हम हमारी सोच को बहुत गहरी मायने में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सोचते हैं ताकि हम हमारी रिपोर्ट को क्लियर वे में एक्सप्लेन कर सकें और इफेक्टिव रिपोर्ट का प्रिपरेशन कर सकें। सेकंड वन, डिवाइड नरेशन। डिवाइड नरेशन इज द टर्म जो हम यूज करते हैं वो इसके लिए कि हम कुछ ब्रेक्स उसमें ऐड करते हैं, कुछ पैराग्राफ पैटर्न हम उसमें ऐड करते हैं ताकि जो रीडर है वो अपना इंटरेस्ट नहीं खोए हमारी किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने के दौरान। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, मेन बात यह है कि पैराग्राफ जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। सो डिवाइड योर नरेशन इनटू पैराग्राफ एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेटिव हेडलाइन whenever necessary. Paragraphing is an important feature of any report. It serves to break the text of readable unit. Linking one paragraph to another is an essential technique for maintaining continuity. और इसके अंदर हमें एक इंफॉर्मेटिव हेडलाइन का भी इजाद करना चाहिए। इंफॉर्मेटिव हेडलाइन मतलब हम कंटेंट से पहले उसको एक हेडलाइन प्रोवाइड करें ताकि रीडर ये इजीली समझ पाए कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या ये पैराग्राफ किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये एक ब्रेक जनरेट करता है और कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, यूज प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव वॉइस।
So it is very well clear that if you are not using present tense and active voice, then there is no use of presenting your research. So always use present tense and active voice while writing the research report. Next one, minimize the use of technical language. So most disciplines are criticized for their use of technical language. They stress here that the range of possible reader can be increased by using a simple straightforwarding language. Technical vocabulary may be an important facilitator of communicating among those who share it, but may serve as a barrier when communicating with others. If there is a popular report, if there is a popular that is equivalent to a technical one, the popular word should be used. So इसमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो क्रिटिक्स हमें मिलते हैं वो इसके ऊपर मिलते हैं कि आप रिपोर्ट के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये माना जाता है कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे या कम करेंगे तो हम हमारे जो रीडर की संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि एक टिपिकल लैंग्वेज की। सो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो रीडर के लिए एक बैरियर का काम करते हैं जो सही नहीं है रीडर के माध्यम से। लेकिन अगर पॉपुलर वर्ड है जो कि समकक्ष है टेक्निकल वर्ड के, उस पॉपुलर वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, फीवर, स्टेथोस्कोप। सो दीज आर द टेक्निकल वर्ड और पॉपुलर वर्ड। तो इन शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड होने के साथ साथ पॉपुलर भी हैं जो इजीली समझ में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यूज विजुअल एड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड फिगर टू इलस्ट्रेट टू प्रिंसिपल फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट सच इलस्ट्रेशन बी यूज्ड टू एम्फसिस पॉइंट मेड इन द टेक्स्ट रादर देन रिप्लेस दैम। हमें हमारी रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें प्रिंसिपल फाइंडिंग, जो हमारी मेन फाइंडिंग है, उसको हम टेबल और फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं और इसमें टेक्स्ट को यूज ना करते हुए हम टेबल का यूज करते हैं ताकि हम हमारी रिपोर्ट को इफेक्टिवली जनरल पॉपुलेशन और रिसर्च कम्युनिटी में पेश कर सकें, शो कर सकें। उन्हें हटाने से बढ़िया है कि हम उसको टेबल फॉर्म में लिखें। टेबल फॉर्म एक तो इजीली पढ़ सकते हैं और ऊपर से वो किसी को एक नजर में समझ में आ सकती है। नेक्स्ट वन, ट्रीट डाटा कॉन्फिडेंशियली। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट एन इश्यू इफ इंडिविजुअल हैव वॉलंटरी प्रोवाइड डाटा विद फुल अवेयरनेस दैट द विल बी रिवील्ड टू अदर, but where the researcher has promised to the respondent to protect that anonymity, the same should be written in such a way as to preclude the possibility of the respondent. देखिए, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं हम रिपोर्ट के अंदर, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं पर भी इश्यू नहीं है जब सब्जेक्ट ने या उस इंडिविजुअल ने खुद वॉलंटरी ये ऐलान कर दिया या आपके साथ वो सहमत है फुल अवेयरनेस के साथ में कि आपका डाटा जो है वो जर्नलाइज्ड कर दिया जाए। अगर यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सहमत होता है जर्नलाइज्ड करने से उसके डाटा को, तब कोई बात नहीं है। लेकिन रिसर्चर ने प्रॉमिस किया है उस इंडिविजुअल से, उस केस के अंदर आपको उसके विचारों का मान रखना होगा। आप उसको इस फॉर्म में रिटर्न उस फॉर्म में लिखोगे ताकि जनरल पॉपुलेशन तक वो बात भी पहुंच जाए और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कहीं पर जिक्र भी नहीं है। सो
इस केस में आपको जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियली ट्रीट करना है। सपोज करिए कि अगर एक रिसर्चर है और उसने किसी इंडिविजुअल को ये वादा किया है कि मैं आपका नाम या आपकी किसी भी तरह की जानकारी का जिक्र अपनी रिटन रिपोर्ट में नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे गलत लिखे। हम उसको समकक्ष माध्यम से मैनिपुलेट करके अपनी रिसर्च के अंदर लिखेंगे ताकि बात भी बिल्कुल सही निकले और उस इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो भी हाइड रह जाए। सो नेक्स्ट वन, रिवाइज एंड रीराइट। तो रिवाइजिंग इज अ पास्ट ऑफ राइटिंग। द रिपोर्ट शुड नॉर्मली गो थ्रू 3 ड्राफ्ट। द फर्स्ट ड्राफ्ट should aim at making the report as comprehensive and full of fact as possible. The second should aim at improving the language, form and style of the report. And next one, final draft should aim at making the report authoritative by checking its footnotes, references and bibliography. तो ये कुछ 3 ड्राफ्ट हैं जिसमें हम अपनी रिपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं लिखने के मद्देनजर से देख लीजिए, या हम उसको कंप्रिहेंसिव मैनर में जो फैक्ट पे डिपेंडेंट हो उस पे देख लीजिए, या फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हम ये बताएं कि हम अपनी रिपोर्ट को ऑथोरिटेटिव करें जिससे हम हमारे फुटनोट्स चेक करवाते हैं उनसे, या हमने जिस चीज़ को रेफर किया है उसे बिब्लियोग्राफी से। सो इसी पे बेस्ड पे हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, विच टेंस इज यूज्ड ड्यूरिंग राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट? ए पास्ट टेंस, बी फ्यूचर टेंस, सी प्रेजेंट टेंस एंड पैसिव वॉइस, डी प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव वॉइस। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव वॉइस, बिकॉज use present tense and active voice result of research should be valid in present, otherwise there is no use to presenting them, जिसको आप हमारी स्लाइड नंबर 35 पे जाके रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्टेप इन राइटिंग रिपोर्ट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेप इन राइटिंग रिपोर्ट. So these are the several steps which we are follow during writing the written report. First one, logical analysis of subject matter. Second one, preparation of final outline. Third one, preparation of rough draft. Next, rewriting and polishing. Next, preparation of final bibliography. And last one, writing the final draft. So let's start with logical analysis of subject matter. It is the first step primarily concerned with the development of a subject. ये एक पहला चरण है जिसमें हम हमारे सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज करवाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज करवाने के लिए या सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लॉजिकली डेवलपमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कनेक्शन एंड एसोसिएशन बिटवीन द वन थिंग एंड अनदर बाय मीन ऑफ एनालिसिस. लॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफन कंसिस्ट इन डेवलपिंग द मटेरियल स्ट्रक्चर. सेकेंड वन, chronological development is basis on a connection or sequence in time, occurrence, the direction for doing or making something usually follow the chronological order. जैसा कि हमें प्रतीत है कि हम सब्जेक्ट को 2 माध्यम से चूज करते हैं। तो पहला जिक्र हमने किया है लॉजिकली कि आपकी मेंटल एबिलिटी, तर्क वितर्क करने की क्षमता के बेसिस पे हम लॉजिकली मानते हैं, और क्रोनोलॉजिकली मानते हैं कि हर एक आपदा या हर एक वो चीज जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लेने वाले हैं वो किस टाइम में और किस पैटर्न में पास्ट के अंदर
अकर हुई है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ कि क्रोनोलॉजिकली मीन्स आपकी स्टडी एक वायरस के ऊपर चूज करी। हम पिछले कुछ दशकों में अगर ये देखें तो हर 4 या 5 साल बाद एक नया वायरस इस पृथ्वी पे जन्म लेता है या हम उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हमने हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक वायरस चुना। ये हर 5 साल में दशकों के अंदर होना क्रोनोलॉजिकल मैनर को दर्शाता है। सो इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट मैटर को चूज कर सकते हैं। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। इट इज द नेक्स्ट स्टेप इन राइटिंग द research report. Outline are the framework upon which long written work are constructed. They are on add to the logical organization of the material and remembered of the point to be stressed in the report. So outline क्या है? आपका फ्रेमवर्क है, आपका फॉर्मेट है जिसके अंदर आप उस पीस ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करोगे हेडलाइन के अंदर या कुछ हेडिंग के अंदर। आउटलाइन शब्द उसी को दर्शाता है कि आपने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यूज किया अपनी राइटिंग ऑफ रिपोर्ट के लिए और उस फ्रेमवर्क के अंदर आपने अपना पूरा लॉन्ग रिटन वर्क को कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। दिस इज फॉलो द लॉजिकल एनालिसिस of the subject and the preparation of the outline. Such a step is of almost important for the researcher. Researcher will write down the procedure adopted by him in collecting the material for his study along with the limitation faced by him. हम तीसरे स्टेप के अंदर लॉजिकली एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रिपरेशन ऑफ आउटलाइन, उसके बाद देखते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट मैटर मिल गया, जब हमने अपना फ्रेमवर्क, हमारा फॉर्मेट तैयार कर लिया, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं जिसके अंदर रिसर्चर जो है अपना प्रोसीजर अपने रिटर्न नोट्स के अंदर लिखता है कि किस तरीके से उसने इस पूरी रिसर्च को अंजाम दिया है, तो किस सीक्वेंस में उसने ये रिसर्च कंडक्ट करी है। हर डेट वाइज डिस्क्रिप्शन फुट नोट्स के माध्यम से इनफॉर्मल वे में लिखना, साथ में उसकी लिमिटेशन, क्या क्या दिक्कतें उसको इस दौरान आई, क्या क्या दिक्कतें उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करने में आई, क्या उसे डाटा कलेक्शन मेथड में आया, क्या क्या तकलीफ उसे हुई, उस लिमिटेशन को भी उसमें जाहिर करना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तो रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट। दिस स्टेप हैपन टू बी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑल फॉर्म रिटन। यूजुअली दिस स्टेप रिक्वायर मोर टाइम देन द राइटिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। जब हमने तीनों स्टेप को फॉलो कर लिया, हमारे पास हमारे रिटर्न नोट्स है, रनिंग नोट्स हैं, तब हम चौथे स्टेप को फॉलो करते हैं और ये स्टेप जो है मोस्ट टिपिकल स्टेप माना जाता है क्योंकि हम इसको फॉर्मल वे में, जो भी हमने भी रनिंग नोट्स लिखे हैं उसको एक फॉर्मल वे में पॉलिश्ड करके हमें एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ता है और ये मेथड जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है बजाय तीसरे के। सो लास्ट की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी। जब हमारे पास पॉलिशिंग का काम हो गया, जब हमने अपने फुटनोट्स गैदर कर लिए, हमने उसे फॉर्मल राइटिंग में लिख लिया, तब हम फाइनल बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर्ड करते हैं। द फाइनल बिब्लियोग्राफी, द बिब्लियोग्राफी विच इज जनरली अपेंडेड टू द रिसर्च रिपोर्ट इज अ टेक्स्ट ऑफ बुक। जिन जिन किताबों का आपने अध्ययन किया है अपनी रिसर्च रिपोर्ट को बनाते वक्त, उन सभी किताबों का इसमें मेंशन करना है। इन सेम वे pretend to the research which has been done, it should contain all those work which the researcher has consulted. इसमें उसी दायरे में, उसी पैटर्न के अंदर सभी
टेक्स्ट बुक्स का या सभी रेफरेंसेस का जिक्र होना चाहिए जिस हिसाब से एक रिसर्चर ने जिस फॉर्म में उसको फॉलो किया है, और बिब्लियोग्राफी हमेशा अल्फाबेटिक फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए. सो द एंट्रीज इन द बिब्लियोग्राफी शुड बी मेड एडप्टिंग आर फॉलोइंग ऑर्डर. जो हम एंट्री करते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर, जिस फॉर्मेट में हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है. सो अगर हम बात करें बुक्स की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑथर. नेम ऑफ द ऑथर में भी लास्ट नेम केम फर्स्ट. सेकेंड वन, टाइटल अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर थीम. सेकेंड, प्लेस, publisher and date of publication. Next one, number of volume and pagination. So ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम बिब्लियोग्राफी को फॉलो करते हैं, या बिब्लियोग्राफी अल्फाबेटिक फॉर्म में इस फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती है. नेक्स्ट, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, द मेन थिंग. This constitute the last step. The final draft should be write in concise and objective style and in simple language, avoiding vague experience such as it seems, there may be and the like one while writing the final draft. ये राइटिंग रिपोर्ट का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम कंसाइज फॉर्म में अपनी रिपोर्ट को मेंशन करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टाइल के अंदर. इसमें हम सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, कहीं पर भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज की वजह से जो है कोई भी चीज इजीली समझ में आ जाती है. आपको अपने बैड एक्सपीरियंस इसमें शेयर नहीं करने हैं, जैसे कि हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसे सारी चीजें इसमें ऐड नहीं करनी है. द रिसर्चर मस्ट अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निकल जार्गन. एज प्रीवियसली डिस्कस कि रिसर्चर को कभी भी शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, illustration and example based on common experience must be incorporated in the final draft as they happen to be most effective in communicating the research finding to the other. अगर कोई एग्जाम्पल बेस्ड आप कॉमन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये काफी इफेक्टिव होगा आपकी रिसर्च को कम्युनिकेट करने के माध्यम से. A research report should not be dull but must enthuse people and maintain interest and must show originality. आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कभी भी बोर नहीं होनी चाहिए, डलनेस नहीं होनी चाहिए, और आपकी रिसर्च रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए कि वो एक पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को मेंटेन करती हुई हो, और बोरियत और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनलिटी का भी ध्यान रखना है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज ना डालें जिससे आपकी ऑनेस्टी गलत दिशा में जाए या आपकी रिसर्च की ओरिजिनलिटी को वो डिक्लाइन करे. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड that every report should be an attempt to solve some intellectual problem and must contribute to the solution of a problem and must add to knowledge of both researcher and the reader. So एक सबसे मेन बात कि जो भी आपने रिसर्च रिपोर्ट में या जो भी आपकी इंटीग्रेटेड फाइंडिंग रही है, द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन प्रदान करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अराइज हुई तो फाइनल रिजल्ट हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रदान करता है, या एक इफेक्टिव वे में आपकी और रिसर्चर और रीडर की नॉलेज को एक्सेलरेट करने वाली होनी चाहिए. सो ये एक मेन चीज है जिसमें आप अपने रिसर्च रिपोर्ट पे
ध्यान देना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, कोई भी रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सो दिस आर द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आ सकता है। जो मैंने फॉर्मेट लिया है वो है रिसर्च रिपोर्ट यूजुअली फॉलो फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न। द फॉलोइंग आउटलाइन रिसर्च रिपोर्ट ऑफ फॉर्मल वर एस्टेब्लिश्ड इन सम इंस्टीट्यूशन एज फॉलोज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल पेज होना चाहिए, सेकंड सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ डायरेक्टरी, फोर्थ वन एक्नॉलेजमेंट को ऐड करना है, फिफ्थ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होनी चाहिए, सेकंड हेडलाइन नीड ऑफ द स्टडी होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, next assumption or hypothesis of the study with delimitation of the study and operational definition. Sixth, review of literature. Next, seventh, methodology, और methodology के अंदर research approach, B conceptual framework, C data collection instrument, D development of tool, E description of tools, F retesting of tools, G reliability and validity of tool, next H population, I setting and description, J sampling technique, K procedure of data, L problem phase during data collection, M plan for data analysis. Next 8 point एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें पहला हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा, बी एनालिसिस ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सी मेजर फाइंडिंग्स। नाइन्थ हम देखते हैं समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ एक्शन, टेंथ बिब्लियोग्राफी, 11th अपेंडाइज, लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट। सो ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपने वर्क को स्ट्रेच करते हैं, मींस दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन विच वी कैन स्ट्रेच अवर लॉन्ग रिटन वर्क। हम इसके अंदर अपने थीसिस को प्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं critics. So let's discuss about critic of nursing study. So critical appraisal of complete research is an important part of the development of nursing theory because critic allow the researcher to move beyond a general descriptive account of the research study to careful systemic judgment of the study board. Critical appraisal बहुत ही जरूरी है किसी भी नर्सिंग रिसर्च या किसी भी रिसर्च के मद्देनजर से, बिकॉज क्रिटिक जो है ना वो रिसर्चर को एक अपने सेफ जोन से साइड में या बियॉन्ड द जनरल डिस्क्रिप्टिव, जो उसने माना नहीं है, जो उसने सोचा नहीं है, उसके बारे में एक नया इमेजिनेशन प्रदान करता है क्रिटिक्स। बिकॉज क्रिटिक्स में अंदर हम जुडिशरी कमेंट, कंस्ट्रक्टिव कमेंट फॉलो करते हैं ताकि हम अपने सेफ जोन को छोड़ सकें। हम व्हाट आर द लेस फेवरेबल एंड व्हाट आर द मोर फेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी में डिफरेंशिएट कर सकें। सो द थिंग इज a research critic reflect a penetrating analysis of a study in which judicious and constructive comment have been made about a piece of work। जैसा हमने पहले बात करी है कि हम रिसर्च क्रिटिक्स के अंदर
करेक्टिव मैनर में जुडिशरी और कंस्ट्रक्टिव कमेंट करते हैं किसी भी कार्य के ऊपर, और वो कार्य क्या है? स्टडी, रिसर्च स्टडी. So the research critic provide an appraisal of complete research that help the investigator evaluate the favorable and less favorable aspect of the study. So जैसा कि हमने पहले बात करी है, किसी भी रिसर्चर के लिए जो लेस फेवरेबल और मोर फेवरेबल, इन दोनों के बीच में इवेल्युएशन का काम रिसर्च क्रिटिक्स करती है. बिकॉज रीडर इजीली ये चीज समझ जाता है कि दिस इज द मोस्ट फेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर एंड दिस इज द लेस फेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर. बिकॉज लेस फेवरेबल एस्पेक्ट को जो रिसर्चर है वो स्ट्रेच कम करेगा, और मोर फेवरेबल को वो इजीली बहुत स्ट्रेच करेगा, उस पर एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस शो करेगा. इसीलिए लेस फेवरेबल और मोर फेवरेबल पार्ट को वो इवेल्युएट कर सकते हैं. Next, the critical view of the study may be different from the investigator and may open new way of considering alternative hypothesis and exploring assumption underlying the study. Critical review किसी भी स्टडीज के ऊपर हमें एक नया दायरा सोचने का, एक नया नजरिया सोचने का, देखने का, किसी भी चीज को, उस चीज पे अल्टरनेटिव आइडियाज, उदाहरण के तौर पे ये नहीं तो क्या ये हो सकता है, इस तरह का नजरिया जो है वो क्रिटिकल रिव्यू से ही मिलता है. हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, जो हमने अज्यूम किया है, क्या वो उसका कोई दूसरा नजरिया हो सकता है, क्या दूसरे तरीके से उसको हम बना सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द रिसर्च क्रिटिक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू पर्सन यूजिंग द रिसर्च इन डिसाइडिंग हाउ द स्टडी कैन बी अप्लाइड टू द नर्सिंग प्रैक्टिस. सो इसके अंदर हम लास्ट में यही कहते हैं कि इस चीज को नर्सिंग प्रैक्टिस में कैसे जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम इसको नर्सिंग रिसर्च या नर्सिंग रिसर्च को नर्सिंग प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लिनिकल और टीचिंग, तीनों लाइन में इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट the communication and utilization of nursing research. यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें. यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. धन्यवाद.